Solve the given equations. Solve the given equations graphically. 2x plus 3y is equal to 11. 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y. 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. For which y is equal to mx plus 3. ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है. इस क्वेश्चन में सॉल्व द गिवन इक्वेशंस ग्राफिकली. तो हमको दो इक्वेशन दे रखी हैं और ये दोनों इक्वेशन हमको ना ग्राफिकली सॉल्व करनी है. क्या दे रखा है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11. एक तो ये दिया है, ठीक है, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरा दिया है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. अब वो कह रहे हैं एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3. ग्राफिकली सॉल्व करना है. ग्राफ बना लीजिए. ये वाई एक्सेस हो गई, वाई डैश, ठीक है. बल्कि एक काम करेंगे, ग्राफ बनाने से पहले ना एक टेबल बनाई जाएगी. अब वो टेबल देखिएगा किस तरह से. ऐसे होगा कि जैसे पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमको दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 दे रखा है. मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y. फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11. यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे. y की वैल्यू निकालेंगे तो 3x इज इक्वल 3y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x. ये हो गया. तो y कितना हो जाएगा? 11 माइनस 2x, 11 माइनस 2x अपॉन 3. ठीक है. अब इसमें ना एक काम करना होगा. यहाँ पर हमें ये देखना होगा, जैसे y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3 है, तो अब मैं एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा जिसमें मुझे x की कोई दो वैल्यूज लेनी है और उसके बदले में y की कोई दो वैल्यूज मिल जाए. ऐसा मेरे को देखना है. तो क्या करेंगे, एक छोटी सी टेबल बनाएंगे यहाँ पर. यहाँ ले लिया x और यहाँ लिखेंगे y. ठीक है. अब आप ये देखो, कुछ ऐसी वैल्यू लो जो 3 से आसानी से डिवाइड हो जाए. मतलब मान लो मैंने x की वैल्यू ऊपर 0 ले ली, तो 11 माइनस 0 0, 11 माइनस 0 इज 11, 11 अपॉन 3 डिवाइड नहीं होता ढंग से. पॉइंट्स में आएगी वैल्यू. x की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली तो बात बन जाएगी, क्योंकि 2 1 जा 2, 11 माइनस 2 इज 9, 9 अपॉन 3 इज 3. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी. ये ले लिया. अब इसी तरीके से हमने क्या करा कि x की कुछ और वैल्यू ली. अब मान लो मैंने x की वैल्यू 2 ली, तो 2 2 जा 4, 11 माइनस 4 इज 7, 7 अपॉन 3. प्रॉपर डिवाइड नहीं होता. वैल्यू ले ली मैंने 3, तो 11 माइनस 6, 5 अपॉन 3 नहीं बनेगी बात. वैल्यू ले लो 4, x की वैल्यू मैंने 4 ले ली, तो 2 4 जा 8, 11 माइनस 8 इज 3, 3 अपॉन 3 इज 1. ठीक है. तो मेरे को बस दो वैल्यूज चाहिए होती हैं, वो दो वैल्यूज मेरे को मिल गई. तो ये तो मैंने करा फर्स्ट इक्वेशन के लिए. ऐसा ही कुछ मैं करूंगा सेकंड इक्वेशन के लिए.
यहाँ लिखेंगे, अब देखेंगे सेकंड इक्वेशन क्या है। देखिए सेकंड इक्वेशन हमको दे रखी है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। अब ये हो जाएगा मेरे पास 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 24। समझ गए होंगे भाई, -4y को उधर ले गए तो +4y बन गया, और -24 को इधर ले आए तो 2x प्लस 24 बन गया, उसको मैंने पलट कर लिख दिया बस। ठीक है, तो 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 24। इसमें एक काम और कर दीजिए, राइट हैंड साइड में 2 आ रहा है कॉमन, ये बनेगा, बचेगा x प्लस 12, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2y इज इक्वल टू x प्लस 12, तो y इज इक्वल टू x प्लस 12 अपॉन 2। y की वैल्यू हो गई x प्लस 12 अपॉन 2, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब आगे चलते हैं जरा, अब टेबल बना लेते हैं, जैसे इससे पहले वाले इक्वेशन के लिए हमने बनाई थी वैसे ही टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो जरा देखिए x की वैल्यू अब मैं सीधा सीधा ना 0 लेता हूँ, तो 0 अगर x की वैल्यू ले लेंगे तो y कितना हो जाएगा 12 अपॉन 2, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 6। x की वैल्यू 1 लोगे तो 13 अपॉन 2 डेसिमल में आएगा, x की वैल्यू 2 ले लो, 2 लोगे तो 12 प्लस 2 इज 14, 14 अपॉन 2 इज 7, तो y की वैल्यू 7 आ गई। हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन की एक टेबल बन गई जिसमें x और y की दो दो वैल्यूज़ हैं, और ऐसे ही सेकंड इक्वेशन की एक टेबल बन गई जिसमें x और y की दो दो वैल्यूज़ हैं। अब क्या करेंगे, अब एक ग्राफ बना लेंगे, ग्राफिकली तो सॉल्व करना है। y डैश, अब जरा दोनों ही उसमें देखिए, बल्कि ये मेरे को ऐसे बनाऊं इस तरीके से, चलिए बना लेते हैं, हाँ ठीक है कोई नहीं, ऐसे बना लिया। ये हो गया x और ये हो गया x डैश। अब ये तो ओरिजिन हो गया, इधर वैल्यू 1 2 3 4 5, -1 -2 -2 -3, बस इतना कर लीजिए। y में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से हमने ये वैल्यूज़ ले ली। अब जब फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे तो x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 3 आ रही है। जब x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 1, यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। और फिर क्या करेंगे, ये जो दोनों डॉट्स हैं इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से। तो इन दोनों डॉट्स को हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है ना, जैसी भी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। एक लाइन तो ये बन गई। दूसरी में देखेंगे जब x 0 है तो y 6, जब x 0 है तो y 6, तो यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। जब x 2 है तो y 7, जब x 2 है तो y 7, यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। और दोनों को इस तरह से आपने ड्रॉ कर दिया, तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और ये जो सेकंड इक्वेशन बनी है ये है 2x माइनस 4y, इस लाइन पर लिख देंगे 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, तो ये दो इक्वेशंस हो गई। अब अब क्या करना होगा,
जहां पर ये दोनों इक्वेशंस मिली है ना, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को आपको नीचे ऐसे ड्रॉ करते चले जाएंगे, आप डॉटेड लाइन बनाएंगे, और ये जहां पर मिलेगा एक्स एक्सेस पर, वो तो एक्स कोऑर्डिनेट है, और ऐसे ही वाई पर मिलाते चले जाएंगे, जहां पर ये वाई पर मिलेगा वो वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो -1 और -2 के बीच में मुझे -1.5 और 5 नजर आती है इसकी वैल्यू। हो सकता है हम उतना प्रॉपर ना बना पाए हो, है ना। तो इसको क्या करेंगे, रफ में आपको एक काम और करना होगा, रफ वर्क। रफ में क्या करना, दोनों ही इक्वेशंस को ना आप एलिमिनेशन से सॉल्व करके देख लेना। तो पहली इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11, है ना। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2x - 4y = -24। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। तो भाई 2x से तो 2x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2x से तो 2x कैंसिल आउट हो गया, और 3y + 4y = 7y। ठीक है, और 24 + 11 कितना हो गया, 35। तो y की तो वैल्यू चलिए हमारी ठीक आ रही है, y की वैल्यू तो 5 आ रही है। ठीक है ना, यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 5 ही आ रहा है। आपको दोनों लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करें वहां से आपको वाई एक्सेस पर ड्रॉप कर देनी है एक लाइन, और एक एक्स एक्सेस पर, एक्स एक्सेस पर जहां ड्रॉप हो रही है वहां एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसे ही जैसे वाई की वैल्यू 5 आ गई, तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। सॉरी। तो जैसे 2x + 3y = 11 है, -2 आ रही है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई x की वैल्यू -2 आ रही है, तो शायद हम स्केल उतना प्रॉपर हमने नहीं लिया होगा, वो -2 पर मैच करेगा। ठीक है, और हाँ वो करेगा भी, क्योंकि ये लाइन यहाँ तक तो फिर भी सीधी थी, लेकिन इसके बाद थोड़ी ऊपर कर दी मैंने, तो ये इधर से जाएगा तो ये -2 पर कर जाता मैच। ठीक है, चलिए जी। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। आरुष बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। फिर वो बोल रहे थे कि हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो सिंस y = mx + 3, तो y की वैल्यू कितनी, 5, mx की वैल्यू कितनी, -2 + 3। ठीक है, तो ये -2m हो गया, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 2m और 3 - 5। ठीक है, तो 2m = -2, 2m = -2, तो 2 × 1 = 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, ये पूछ रहे थे। ठीक है, अगला एक और देखते हैं क्वेश्चन। अरे सभी ने नोट कर लिया, बता दीजिए भाई। ठीक है जी, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो इसका सर्कल्स का है, और ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करिएगा, इन द गिवन फिगर in the given figure a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. A triangle ABC
is drawn to circumscribe a circle of radius 3 centimeter. A circle of radius 3 centimeter such that the segments BD and DC such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D into which is divided by the point of contact D are of length 6 centimeter are of length 6 centimeter and 9 centimeter respectively. Respectively, if the area of triangle ABC is 54 centimeter square, then find the lengths of sides AB and AC. Then find the lengths of sides AB and AC. Lengths of sides AB and AC. अब इसमें देखिएगा कि इन्होंने ना फिगर दे रखी है. फिगर क्या है वो देखिए जरा. एक ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल के अंदर जो है ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है. एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है. तो ठीक है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल दे रखा है और ट्रायंगल दिया है इन्होंने ABC. ये तो हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C. तो ट्रायंगल दे रखा है ABC और वो जो सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है और यहाँ से ऐसे जो रेडियस है इसका वो है 3 सेंटीमीटर. रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है. ठीक है, और ये वाला पॉइंट दे रखा है D
और बी से लेकर डी तक की जो लेंथ है दैट इज 6 सेंटीमीटर, और डी से लेकर सी तक की जो लेंथ है दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो अब जैसे ये है, ये सर्कल का रेडियस हो गया, रेडियस, और ये जो है ये बीसी जो है ये टेंजेंट हो गया। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री। ऐसे यहाँ पर एक रेडियस बना देंगे ऐसे, तो यहाँ पर भी ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। ऐसे यहाँ पर एक रेडियस बना देंगे तो ये एंगल भी जो है 90 डिग्री, इधर वाला भी 90 डिग्री और इधर वाला भी 90 डिग्री। ये हो गया। अब भाई इसमें एक काम करना है कि इसमें आप जो है ये इनको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, जैसे ये है ना, सेंटर से ए को ज्वाइन करिए, सेंटर से बी को ज्वाइन करिए और सेंटर से सी को ज्वाइन करिए। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब सेंटर का जैसे इसकी नेमिंग करते हैं, सेंटर को मैं बोल दूंगा ओ, तो सेंटर तो हो गया ओ, ठीक। अब ये भी भाई 3 है और ये भी 3 है। अब क्या करना है कि ये जो पूरा का पूरा ट्राइंगल है ना, पूरे के पूरे ट्राइंगल का मेरे को एरिया दे रखा है। ऑनलाइन वालों को दिखाई तो दे रहा है, क्लियरली बताइए। ठीक है, चलिए जी। तो अब जैसे मान लीजिए मेरे को ये पूरा बड़ा ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, तो ए बी सी का एरिया इन्होंने दे रखा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बी सी 3 छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, किस किस में, ओ बी सी में, ओ सी ए में और ओ ए बी में। तो 3 ट्राइंगल्स में ये डिवाइड हो गया। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि गिवन area of triangle ABC इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छा एक चीज तो हमने देखी ही नहीं कि ये जो BD है ये 6 सेंटीमीटर है, तो भाई ये भी तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ABC, इस पॉइंट को D बोला तो इस वाले पॉइंट को E बोल दीजिए और इस वाले पॉइंट को F बोल दीजिए। और ये जो AF है, अगर ये x सेंटीमीटर है तो AE भी तो x सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई यहाँ से A से इस पर पड़ने वाला टेंजेंट, तो टेंजेंट्स की लेंथ तो एक्सटर्नल पॉइंट से सेम ही होती है। अब C से इस सर्कल पर टेंजेंट पड़ रहा है तो CD और CE ये भी तो इक्वल हो जाएगा। तो ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलिए जी, यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद हम ये कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ABC का एरिया ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल OBC प्लस OCA प्लस OAB। एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू 54। तो OBC का एरिया क्या हो जाएगा, O, ये O है, B और C, तो बेस क्या हो गया BC और हाइट क्या हो गई OD। तो हाफ इंटू BC इंटू OD। ठीक है, ये तो हो गया ट्राइंगल OBC का एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA का एरिया हाफ OC इंटू ओ हाफ AC इंटू OE। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो ये क्या हो गया हाफ AB इंटू OF।
तीनों में से हाफ 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 कॉमन ले लिया, हाफ हमने कॉमन ले लिया, बी सी इंटू ओ डी। तो भाई बी सी कितना हो गया, 6 + 9 = 15, और ओ डी कितना हो गया 3, तो 15 इंटू 3 प्लस ए सी इंटू ओ ई। तो ए सी कितना है, ए सी है x + 9 और ओ ई कितना है 3, x + 9 इंटू 3 ये हो गया, प्लस ए बी इंटू ओ एफ। तो ए बी कितना है, ए बी है x + 6 और ओ एफ कितना है 3, तो x + 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 54। तो 1/2, अभी जो 1/2 है, अब देखिए 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो 3 भी कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 15 प्लस x + 9 प्लस x + 6, x + 9 प्लस x + 6 इज इक्वल टू 54। 18 3 = 54, तो 3 18 था, यहाँ पर तो 18 आ गया। x + x 1/2 रह गया, ब्रैकेट में x + x is 2x, 15 + 9 is 24, 24 + 6 is 30 इज इक्वल टू 18। ये जो ब्रैकेट है इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2/2, इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा x + 15 इज इक्वल टू 18। भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू हो गई 18 - 15, यानी कि x की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गई। उन्होंने पूछा था फाइंड द लेंथ्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी, तो ए बी कितना हो जाएगा x + 6, x है 3, तो 3 + 6 9 सेंटीमीटर। ए सी x + 9, x + 9 12 सेंटीमीटर। तो ए बी और ए सी दोनों की वैल्यू हो गई। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताएं क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है भाई, बताइए और डाउट कौन सा था तुम्हारा? का बी पार्ट और 25th का बी पार्ट और 26। ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, a boy made a model of Pac-Man Pac-Man after playing a video game of the same name.
after playing a video game of the same name. The area of the model is 120 pi centimeter square. The area of the model is 120 pi centimeter square. Pac-Man's mouth forms an angle of 60 degree at the center of the circle. Forms an angle of 60 degree at the center of the circle. As shown. ये 60 डिग्री एक्चुअली ये सर्कल ही होता कंप्लीट, बस यहाँ से ये मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये इसका इन्होंने काट रखा है। तो ये आप देखिए, तो ये पैकमैन इसी तरीके का एक वीडियो गेम होता था, उसमें वो ऐसे ऐसे चलता था, वो कुछ मतलब शायद मछलियाँ वगैरह आती थी उनको खाता चला जाता था, ऐसा करता था वो। तो 60 डिग्री है। अब ये जो है इसको आप ओ बोल दो, इसको ओ बोल दो, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि he wants to decorate the model by attaching a colored ribbon. He wants to decorate the model. He wants to decorate the model by attaching a colored ribbon to the entire boundary of the shape. Decorate the model by attaching a colored ribbon to the entire boundary of the model. Entire boundary of the model. What is the minimum length of the ribbon required what is the minimum length of the ribbon required, ठीक है। ये पूछ रहे हैं। इसके बाद कौन सा बोल रहे थे? 26। 26 अभी बताते हैं। चलिए जी, तो पहले तो ये देख लो, अब एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि द एरिया ऑफ द मॉडल इज़ 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वो एरिया ऑफ द मॉडल यानी कि ये वाला एरिया बोल रहे हैं, ठीक है, ये वाला शेडेड एरिया। अब जब ये वाला एरिया बोल रहे हैं तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? सेक्टर हो गया। और इस सेक्टर का एंगल क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 300 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली area of the shape
इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है यहाँ पर, 300 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, और भाई रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस तो दिया ही नहीं है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ इसका जो एरिया है वो दे रखा है 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई देखिए पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, और 5 से 120 कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 12 माइनस 10 इज 2, 2 0 20, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो आर स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 24, आर स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 24। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 और 2 144। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इसका मतलब आर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि इसने ये जो पूरा मॉडल बनाया है वो इस मॉडल को डेकोरेट करना चाहता है, इसकी पूरी की पूरी जो आउटर बाउंड्री है उसको डेकोरेट करना चाहता है। तो आउटर बाउंड्री जब डेकोरेट करेगा तो वो कैसे होगा भाई, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो पूरा कर्व्ड लेंथ है, कर्व्ड लेंथ कैसे निकलेगी, वो लेंथ ऑफ आर्क करके, है ना। तो हम ये कहेंगे कि एक तो मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ चाहिए होगी, ये वाला पॉइंट है इसको बोल दो ए, और इस वाले पॉइंट को बोल दो बी, और यहाँ बोल दो एक्स, यानी कि ए एक्स बी। हम ये कहेंगे कि लेंथ ऑफ द entire boundary, length of the entire boundary of the model लेंथ ऑफ द एंटायर बाउंड्री ऑफ द मॉडल। तो जो बाहर की जो बाउंड्री है उस पूरी बाउंड्री की जो लेंथ है वो लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ एंटायर बाउंड्री ऑफ द मॉडल। एक तो ए एक्स बी जो कर्व है, मतलब जो आर्क है इसकी लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क ए एक्स बी, लेंथ ऑफ आर्क ए एक्स बी प्लस ओ ए प्लस ओ बी, प्लस ओ ए प्लस ओ बी, ये हो गया। तो लेंथ ऑफ आर्क ए एक्स बी ये कैसे निकलेगा, जैसे एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं ना, इसी तरह से लेंथ ऑफ आर्क भी निकलता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, थीटा हो जाएगा मेरे पास 300 डिग्री। भाई आर्क में यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली आर्क की लेंथ ले रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्वीप होने वाला पूरा एंगल चाहिए, वो 300 डिग्री है। तो 300 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है। 0 से 0 कट गया, वही 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। और प्लस ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए कितना है, ओ ए है रेडियस, और वो मैंने निकाला 12 सेंटीमीटर, तो 12 प्लस 12, तो 5 इंटू 2 पाई आर यानी कि 10 पाई आर अपॉन 6, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 प्लस 24, 5 पाई, और भाई आर कितना है 12 अपॉन 3 प्लस 24, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20 पाई प्लस 12 सेंटीमीटर। उसको इतनी लेंथ चाहिए उसकी एंटायर बाउंड्री कवर करने के लिए, और शायद आंसर पाई की टर्म्स में ही दे रखा हो, यही है, देखूं किधर है, अच्छा सबसे पीछे,
कौन सा है ये? सैम्पल पेपर 2। सैम्पल पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 25 20 पाई प्लस 24 है। सॉल्व इन्होंने भी यही करा है, लेकिन लास्ट में 20 पाई इंटू 24 वो गलत लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस वाले स्टेप में प्लस ही लिखा हुआ है, लेकिन आगे इन्होंने पता नहीं कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस तो वो प्लस 20 पाई 24 कहाँ से हो गया? एक्चुअली 24 ही होना चाहिए, मैंने 12 गलत लिख दिया। हाँ, मैंने ये 12 गलत लिख दिया, मल्टीप्लाई लिख दिया होगा। वो गलत कर दिया। हाँ ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कार्तिक भेज दो। भेज दो सर। हाँ भेज दो। Find the smallest pair of 4 digit numbers अच्छा such that the difference between them is 303 and their HCF is 101। डिफरेंस 103 होना चाहिए, 303 और HCF 101। ये अभी देखता हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ बस। इनका ना DPSG वालों का कल पेपर है साइंस का, तो एक डाउट है इसका, वो देखता हूँ जरा मैं। अच्छा, करता हूँ इस पर व्हाट्सएप इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि ऐसे कोई पिक्चर आती है ना किसी भी क्वेश्चन की, तो वो भी इस पर लाई जा सकती है, वो भी है इसमें फीचर। तो चलिए, आज तो मैं भेज रहा हूँ ये एक ना, एक क्वेश्चन है, ये मैंने दोनों ग्रुप्स पर फॉरवर्ड करा है, जरा देखिएगा। एक क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप करा है सभी बच्चों को। हाँ जी, क्वेश्चन देख पा रहे हैं सभी? अमोलिका, अवनी, इप्सिता, भास्कर, कार्तिक, नायरा, उमना। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। यस। ठीक है जी। जरा ये क्वेश्चन जो है ये साइंस का है, इसका मैग्नेटिज्म का है। अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट राइट एंगल्स इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन, इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। तो अब आप इसमें ये देखिएगा कि जैसे हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, अब वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे दे रखा है, a charged particle enters at right angles into a uniform magnetic field as shown. What should be the nature of charge on the particle? What should be the nature of charge on the particle? What should be the nature of charge on the particle if it begins to move in a direction? If it begins to move in a direction pointing vertically out of the page due to its interaction with the magnetic field. A charged particle enters at right angles into a uniform magnetic field as shown. देखिए चार्ज पार्टिकल ना ऐसे एंटर कर रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये दे रखा है।
ये मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है लेफ्ट से राइट की तरफ और चार्ज पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, चार्ज पार्टिकल में और मैग्नेटिक फील्ड में। अब क्या है, वो कह रहे हैं व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल if it begins to move in a direction pointing vertically out of the page due to its interaction with the magnetic field। ठीक है, अब देखिए ये तो हम जानते हैं कि ये इस तरीके से हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है, ये तो हम जानते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देखिए, ये जो हमारी जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही इशारा करती है, और ये जो सेंट्रल फिंगर है ये सेंट्रल फिंगर करंट की तरफ इशारा करती है। तो एक चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। अब वो चार्ज पार्टिकल जो है अगर वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन यही लेंगे। अगर वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फिर करंट की डायरेक्शन ये लेंगे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, दो केसेस बनाकर देख लेंगे। केस फर्स्ट, if charged particle is positively charged, ये आपको याद है ना कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है करंट भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है, और नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है करंट उसके अपोजिट मूव करता है। तो ऐसा ही है कुछ कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो भाई करंट का डायरेक्शन यही है, करंट का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ही, ठीक है। तो उस पर फिर फोर्स कहाँ लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर फोर्स लगेगी आउट ऑफ द पेज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज डी है, समझ गए। फिर ये पॉजिटिवली चार्ज डी है, क्यों, क्योंकि दूसरा केस देखिए, केस सेकंड, if charged particle is negatively charged, अगर नेगेटिवली चार्ज होता चार्ज पार्टिकल तो क्या है, तो फिर चार्ज पार्टिकल तो नीचे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है तो वो तो नीचे की तरफ आ रहा है और करंट हमारा ऊपर की तरफ। तो इंडेक्स फिंगर को इधर रखते हुए सेंट्रल फिंगर को ऊपर रखते तो थंब हमारा कहाँ पॉइंट करेगा, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब जो ये चार्ज पार्टिकल है ये अंदर की तरफ जाएगा, ये आउट ऑफ द पेज तो आ ही नहीं सकता। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में दिया है चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट राइट एंगल्स into a uniform magnetic field as shown, what should be the nature of charge on the particle if it begins to move in a direction pointing vertically out of the page due to its interaction with the magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड में आने पर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब आता है तो उस पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स कैसे लगता है, एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो भाई वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही है, ठीक है ना। आउट ऑफ द पेज मतलब जैसे ये पेज है तो इससे बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो हमने ऐसे करा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो इधर जा रहा है इंडेक्स फिंगर की तरफ, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है अगर, तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वही करंट की डायरेक्शन होती है। तो थंब कहाँ इंडिकेट कर रहा है, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही है। कार्तिक समझ गए? यस सर। ठीक है जी, बस तो इतना कर लीजिए, बाकी फिर कल देखते हैं। आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, मैं आपका ना संडे को फुल सिलेबस टेस्ट ले सकता हूँ, ठीक है, मैथ्स का। अभी मैथ्स का लूँगा फुल सिलेबस टेस्ट, फिर अगला फिर साइंस का लेंगे, ठीक है। तो तैयार रहिएगा भाई, बता दूंगा जैसा भी होगा और कल तक कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए जी, ओके।